अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं इवोल्यूशन की। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डार्विन के कंसेप्ट को देखा था। और डार्विन के कंसेप्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो था कि उन्होंने ये कहा कि नेचुरल सिलेक्शन फॉलो होता है। एक पूरा प्रोसेस होता है और उस पूरे प्रोसेस के बाद नेचर उस पर्टिकुलर स्पेशीज को एक नया टाइप का स्पेशीज या एक नई किस्म, एक नया किस्म कंसिडर करके उसको सेलेक्ट कर लेता है और वहां से फिर हमारे पास इवोल्यूशन होता है और हम ये बात कहते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। तो हमने लास्ट लेक्चर में डार्विन के कंसेप्ट की बात की थी। अब सवाल ये आता है कि इस डार्विन के इस कंसेप्ट को, डार्विन की इस थ्योरी को कुछ ऐसे सपोर्टिव या कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं जो उसकी बात को सही साबित करते हैं। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं कि इवोल्यूशन होता है, इसके क्या सबूत है। तो व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। सबसे पहले ये कि इवोल्यूशन के कौन कौन से सबूत अवेलेबल है। तो उनके अंदर बड़े 4 कैटेगरीज है, इसके अलावा भी है लेकिन हमारे सिलेबस में 4 है। सबसे पहला जो सबूत है जिसको कहा जाता है रकाजाती सबूत और कदीम बाकियात, जिसको फॉसिल्स और पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं। हम आगे चल के इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे, बट इतना समझ लीजिए कि किसी ज़माने में कोई जानदार रहता था और वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। तो अब ये हुआ कि वो ज़मीन के अंदर धँस गया, ज़मीन के अंदर धँसने की वजह से उसके ऊपर ज़मीन की कई सारी परतें जम गई, जिसकी वजह से अब वो उस ज़मीन के अंदर एक रकाज़ाती यानी एक फॉसिल, एक ऐसा बाक़ियात की तरह एक ऐसा मादा है जो उस जानदार का बाकी हिस्सा है। तो उसको कहा जाता है रकाज़ाती सबूत और कदीम बाक़ियात। इसी तरह से जुनैनियाती सबूत, जुनैनियाती सबूत मीन्स एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस कि माँ के पेट में जो एक पूरा कंप्लीट पीरियड होता है जिसको हम एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड कहते हैं, जिसके अंदर बच्चा जाइगोट से लेके उसके फीटस बनने तक का पूरा डेवलपमेंट का ये जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर किस तरह से, क्या जितने भी जानदार है उनके अंदर इसके अंदर कोई सिमिलैरिटी देखने को मिलती है या नहीं मिलती, पहले जो जानदार थे उनमें और आज के जानदारों में भी ये सिमिलैरिटी देखने को मिलती है या नहीं। तो ये जुनैनियाती सबूत कहलाते हैं। इसी तरह से तीसरा है जिसको कहा जाता है तकाबुली आज़ा के सबूत यानी कंपैरेटिव एनाटॉमिकल एविडेंसेस, कि पहले जो जानदार थे उनको भी हाथ थे, उनको भी पाँव थे। तो उनके हाथ, उनके पाँव और आज के जो जानदार है उनमें कुछ सिमिलैरिटी है क्या, कुछ डिफरेंसेस है क्या। पहले भी अगर 2 पाँव थे, 2 हाथ थे, आज भी उनको 2 पाँव 2 हाथ है या जो पहले जो जानदार थे उनमें क्या फ़र्क था। तो ये जो स्टडी की जाती है इसको तकाबुली आज़ा या कंपैरेटिव एनाटॉमिकल स्टडीज़ कहते हैं। फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा है जिसको ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था, जिसको हम सनअती इनकलाब के नाम से जानते हैं, जिसको हम इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के एरा के नाम से जानते हैं। तो इसके भी जानदारों के ऊपर बहुत सारे असरात हुए। तो ये 4 अलग सबूत है जिनको हम डिटेल में कोशिश करेंगे समझने की। तो सबसे पहला जो सबूत की हम बात कर रहे हैं वो फॉसिल्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये सबूत ज़मीन पर जानदारों की अक़साम का इर्तिक़ा दर हकीकत वाक़ हुआ है या नहीं, बहुत सिमतों से आया है। यानी ये बात साबित हुई कि इवोल्यूशन चेंजेस, ग्रेजुअल तब्दीलियाँ हुई है। इसके बहुत सारे सबूत आए हैं। उसमें सबसे पहला जो सबूत है उसकी हम बात कर रहे हैं वो है रकाज़ात, जिसको हम कहते हैं फॉसिल्स। जिंदगी, ये जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स का मतलब क्या होता है या रकाज़ात का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मानी ये होता है कि जिंदगी की अक़साम के बाक़ियात के सख्त हिस्से हैं जो चट्टानों में पाए जाते हैं। कि कोई जानदार था, वो जानदार मर गया और उसकी डेथ होने के बाद वो ज़मीन के उस हिस्से के अंदर जम गया। अब उस जानदार के कौन से वाले पार्ट्स वहाँ पर जमे रहेंगे, वो पार्ट जो सख्त थे। जैसा यहाँ पर मैंने डायग्राम ऐड किया है, इसमें देखिए आप ये कि ये फिश है, ये एक मछली है और इस मछली के ये पूरे बाक़ियात हैं। यानी इसके वो सारे पार्ट जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे, वो इस ज़मीन के अंदर धँस गए और उन्होंने इस तरह का स्ट्रक्चर इस ज़मीन की सतह पे बनाया। अब खुदाई के दौरान जब आप ढूँढने जाएँगे तो आपको ये सारे बाक़ियात इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसी तरह से ये डायनासोर, डायनासोर का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, ये फॉसिल रिकॉर्ड्स है, ये रकाज़ात है, ये बाक़ियात है। और इसको अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये बात जानते हैं कि चट्टानें
रसूब बनाती है, या रसूब बनाती है मतलब वो सेडिमेंटेशन करती है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, इस तरह से लेयर क्या होती जाती है, बनती जाती है। तो इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो बेसिकली होता क्या है कि चट्टानें रसूब यानी सेडिमेंटेशन या सेडिमेंट बनाती है, लेयर्स बनाती है, और जमीनी परत की एक अर्जी तराश जमीन की लंबी तारीख के दौरान रसूबों की एक के ऊपर एक तरतीब दिखाती है। अगर हम जमीन का अगर स्टडी करें, यहाँ पर मैंने देखिए एक डायग्राम और ऐड किया हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए सबसे ओल्डेस्ट रॉक है, ये जमीन की सबसे आखिरी सतह है, इसके बाद ये दूसरी सतह है, उसके बाद ये तीसरी, उसके बाद चौथी और उसकी पांचवी, और हम इसको कह रहे हैं कि ये न्यूएस्ट सतह है, यानी ये करीब करीब में बनी होंगी, हम ये कह रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि जैसा जैसा टाइम गया वैसा वैसा पहली ये सेडिमेंट हुआ, उसके बाद ये दूसरी लेयर सेडिमेंट हुई, उसके ऊपर ये तीसरी लेयर, इस तरह से सेडिमेंटेशन होता गया, परत के ऊपर एक परत जमती चली गई। और ये परत के ऊपर जो परत जमती चली गई, ये जो सॉइल थी, उसके अंदर आपको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ फॉसिल्स यानी ये जानदार है। तो जब ये वाली जब परत रही, ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट रॉक है, इस ओल्डेस्ट रॉक के अंदर ये जो आपको बाकियात दिख रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत पुराने हैं। और यहाँ पर जो बाकियात आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये अभी अभी के दौर में हुआ है, या कुछ साल पहले इनकी डेथ हुई और ये जमीन के अंदर क्या हो गए, जम गए, सेडिमेंट हो गए, फॉसिल रिकॉर्ड बन गए। और इनके मामले में तो हम ये कहेंगे कि ये बहुत दरमियान की बात है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम जमीन को तराशते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको तोड़कर उसकी स्टडी करते हैं, तो हमको वहां पर अलग अलग सेडिमेंट हुए या जमा हुए कुछ बाकियात हमको देखने को मिलते हैं, कुछ रकाजात हमको देखने को मिलते हैं, जो उस वक्त के दौर में, वो जानदार जो उस वक्त के दौर में अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे उनके। फिर मुख्तलिफ उम्र के चट्टानी रसूब, यानी हम ये देखेंगे कि अब ये जो चट्टानी रसूब है, इनकी उम्रें अलग अलग होंगी। तो मुख्तलिफ उम्र के चट्टानी रसूबों में जिंदगी की मुख्तलिफ अकसाम के रकाजात होते हैं, और गालिबन मखसूस रसूब की तश्कील के दौरान फौत हो गए थे। इससे ये बात इन्होंने साबित की कि अगर हम ये बात कहें कि अलग अलग एजेस के अंदर जो चट्टानी रसूब थे, जो सेडिमेंटेशन हुआ, वो अलग अलग अकसाम के जानदारों के साथ हुआ। इसीलिए हम ये देखेंगे कि वो जो रसूब है, यानी अगर आप जमीन की लेयर को अगर कट करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो जमीन की जो लेयर है, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा फर्क है। जो मिट्टी है, मिट्टी जो जमी हुई है, उसको भी अगर आप देखेंगे तो वो जो उसका स्ट्रक्चर है मिट्टी का, वो भी अलग अलग आपको दिखाई देगा। तो इससे ये बात समझ में आती है कि अलग अलग दौर में अलग अलग जानदार रहे, और उस वक्त जो सॉइल रही, जो मिट्टी रही, वो जो चट्टानी रसूब रही, वो भी उनकी भी अकसाम अलग अलग रही। इनमें से कुछ जदीद उज़ूयों की मानिंद दिखाई देते हैं। अगर हम इनकी स्टडी करेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि ये जो उज़ू है, जो हमको खुदाई करने के बाद जमीन के अंदर मिल रहा है, वो उज़ू जो कई 100 साल पहले जमीन के अंदर दब गए थे, अगर आज उनको हम हमारे मौजूद जानदारों के साथ अगर कंपेयर करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों भी क्या है, एक जैसे है, एक जैसे दिखाई देते हैं। वो नापेद उज़ूयों की नुमाइंदगी करते हैं, और ये जो हमको जो फॉसिल मिलते हैं, ये फॉसिल बेसिकली किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं, ये वो बता रहे हैं कि आज से कई 100 साल पहले ऐसे किस्म के जानदार मौजूद थे, जो आज भी हमको दिखाई देते हैं, या आज भी उनकी सिमिलर या उनके जैसे जानदार हमको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। उसकी बेसिक और बुनियादी एग्जाम्पल क्या है, डायनासोर्स। डायनासोर के मुख्तलिफ रसूबी परतों में हमको क्या देखने को मिले हैं, रकाजात देखने को मिले हैं, हमको रकाजात मिले हैं। तो इसके रकाजात के मुताले से इर अर्जियाती जमाने को हम क्या करते हैं, जाहिर करते हैं जिसमें वो रहे थे। तो डायनासोर किस जमाने में रहे होंगे, तो जब जमीन खोदी गई तो वो जिस पीरियड में, यानी जिस लेयर के अंदर वो मिले, और वो लेयर कितनी 100 साल पुरानी लेयर है, उस बुनियाद पे हम कहेंगे कि इतने 100 साल पहले यहाँ पर डायनासोर जिंदा रहते थे, यानी जमीन के ऊपर डायनासोर मौजूद थे। तो हम बेसिकली किस बुनियाद पे, हम जमीन की तह की बुनियाद पे, और उस जमीन की तह में मिलने वाले फॉसिल्स रिकॉर्ड की बुनियाद पर हम ये तय करते हैं कि इस जमाने में इस किस्म के जानदार मौजूद थे, और उन जानदार का आज के मौजूद जानदारों से क्या रिलेशन है, किस तरह की उनके दरमियान में सिमिलैरिटी है,
किस तरह की उनके दरमियान मुतशाबिहत है, हम इसकी स्टडी करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो मुताला है इसने दिखाया, क्या दिखाया इसने, कि वक्त के साथ जिंदगी की अकसाम में फर्क रहा है। और जब ये स्टडी की गई कि पहली लेयर के अंदर डायनासोर कुछ अलग थे, उसके बाद कुछ अलग थे, उसके बाद कुछ जानदार अलग हुए, फिर जानदारों के अंदर धीरे धीरे और बहुत सारी तब्दीली आई, तो इससे ये समझ में आया कि जानदारों के अंदर जैसा जैसा वक्त गुजरता गया उनके अंदर नई नई किस्में बनती गई, नए नए उनके अंदर स्पेशीज बनते गए, नए टाइप बनते चले गए। और ज़मीनी तारीख में मुख्तलिफ वक्तों पर ज़िंदगी की नई अक़साम पैदा हुई। और इससे एक और चीज़ समझ में आई कि जितनी ज़मीन की तारीख है, हिस्टोरिकल वे, तारीखी उन्वान या हिस्टोरिकल वे में अगर हम बात करें, तो जैसा जैसा वक्त बढ़ता गया जिंदगी के अंदर भी तब्दीलियां आती चली गई, जो जानदार थे उनके अंदर भी तब्दीलियां आते चली गई। और ये जितनी भी स्टडी है, इस स्टडी को कहा जाता है पैलेंटोलॉजिकल स्टडीज, और इनको कहा जाता है पैलेंटोलॉजिकल सबूत। और इन पैलेंटोलॉजिकल सबूत के जरिए बात समझ में आती है कि हाँ, इवोल्यूशन हुआ है, धीरे धीरे तब्दीलियां वाक़ हुई है, जानदारों ने अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ, तारीख के बढ़ते और वक्त के साथ साथ अपने अंदर अलग अलग तब्दीलियां की, ताकि वो उस वक्त के हालात के अंदर अपने आप को जिंदा रख सके। तो डार्विन का जो एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, वो मौजूनियत वाला, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला, तो उसको यहाँ से सपोर्ट मिलता है कि ये जो जानदार थे, वो जानदार अपने दौर में सिर्फ इसलिए सरवाइव कर सके क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से, उस माहौल के हिसाब से, उस एरा के हिसाब से, उस पीरियड के हिसाब से, उस दौर के, उस अहद के हिसाब से सूटेबल थे, इसलिए वो जिंदा रहे। और बाकी के उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो ये बात उनको आसानी से वो क्या, डार्विन के इस कंसेप्ट को, इस पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के जरिए क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है, ताकत मिलती है। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैलेंटोलॉजिकल स्टडीज के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो होता है रेडियो एक्टिव डेटिंग। क्या होता है वो, रेडियो एक्टिव डेटिंग। और ये रेडियो एक्टिव डेटिंग का जो तरीका है, इसके तरीके के और इसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी फॉसिल्स रिकॉर्ड की उम्र हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फॉसिल रिकॉर्ड है, उस फॉसिल रिकॉर्ड के अंदर हम ये देखते हैं कि उसके अंदर यूरेनियम की मिकदार कितनी है, या उसके अंदर हम यूरेनियम के, थोरियम की मिकदार या प्लूटोनियम की मिकदार ये चेक करते हैं, और इसके जरिए हम मालूम करते हैं कि वो कितने साल पुराना होगा। तो हम बेसिकली यहाँ पर आइसोटोप्स की स्टडी करते हैं, और इस आइसोटोप्स की स्टडी के जरिए हम ये बताते हैं कि ये इतने साल पुराना, या ये जो सबूत है, ये जो फॉसिल है, ये इतने साल, कई साल पुराना फॉसिल है। इसके जरिए हम यहाँ पर आसानी से सोचा करते हैं, मालूम करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है हेलियम न्यूक्लियाई। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये यूरेनियम 238 है, और यूरेनियम 238 ये जो आइसोटोप्स है, अगर इस आइसोटोप की उम्र की बात करें तो इसकी उम्र कितनी है, इसकी तकरीबन 4 करोड़, कितनी, 4 करोड़ 500 लाख साल इसकी उम्र है। इतने सालों के बाद ये क्या होता है, जाके तब्दील होता है, चेंज होता है, इसका डीके होता है, ये धीरे 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 डिस्ट्रॉय होता है। तो अगर किसी फॉसिल के अंदर यूरेनियम 238 आइसोटोप अगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब उसकी उम्र कितनी है, उसकी उम्र 4 करोड़ 500 लाख साल इसकी उम्र है। और अगर आपको किसी फॉसिल के अंदर अगर आपको प्लूटोनियम दिखने को मिल रहा है, प्लूटोनियम 241, इसका मतलब उसकी उम्र कितनी है, उसकी उम्र 2,400,000 साल है। कितनी ईयर है, 2,400,000 साल उसकी क्या है, उम्र है। इतने साल पहले वो दुनिया में रहा होगा या वो बना होगा। तो बेसिकली रेडियो एक्टिव डेटिंग के जरिए हम आइसोटोप्स को देखते हैं, और आइसोटोप्स के हिसाब से उस आइसोटोप्स की डिकेइंग की उम्र, खत्म होने की उम्र कितनी है, उसके हिसाब से हम उस फॉसिल रिकॉर्ड की उम्र को तय करते हैं। तो ये बहुत बेसिक एविडेंस था जिसने इस बात का सबूत दिया
कि धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज हुआ है जानदारों के अंदर। नाउ दूसरा जो सबूत है वो सबूत है एम्ब्रियोलॉजिकल। दूसरा जो एविडेंस है वो एविडेंस कौन सा है, वो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। और इस एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को स्टडी किया था अर्नेस्ट हैक्ले ने। किसने किया था, अर्नेस्ट हैक्ल ने। और याद रखिए इसको एग्जाम में पूछा भी जाता है, अर्नेस्ट हैक्ल। तो अर्नेस्ट हैक्ल ने क्या किया कि इर्तिका के मौजू पर जुनैनियाती सबूत को पेश किया, और इनकी जो बुनियाद थी वो बुनियाद तमाम फकरादार यानी जो वर्टिब्रा, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होंगे, उनके अंदर ये बात उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा कि जितने भी फकरेदार होते हैं यानी जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होती है या वर्टिब्रेट्स होते हैं, तो उन जानवरों में मुश्तरका जुनैनियाती मरहले होते हैं, और इन जुनैनियाती मरहले के दौरान कुछ ऐसी खसूसियात का उन्होंने मुशाहिदा किया जो बालिग अफराद में मौजूद नहीं होती। यानी जब वो अडल्ट हो गया या बालिग हो गया तब उसके अंदर वो मौजूद नहीं रहेंगी, लेकिन उससे पहले की जितने भी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस होंगे, जो उसके माँ के पेट में तब्दीलियां हो रही है, वो सब उन जानदारों के अंदर कैसी दिखाई देंगी, सेम दिखाई देंगी, एक जैसी दिखाई देंगी। मसलन इंसानों समेत तमाम फकरेदार जानवरों के जुनैन में सर के पीछे वेस्टिजियल गिल स्लिट्स होती है, और ये वेस्टिजियल गिल स्लिट्स की क्या होती है, खटार होती है। लेकिन ये उज़ू सिर्फ मछलियों में फ़ाल या बाअमल होता है और किसी भी दिगर बालिग फर्द में नहीं पाया जाता। उनका कहना ये था कि अगर हमने जितने भी वर्टिब्रल कॉलम वाले या वर्टिब्रेट्स अगर उनकी स्टडी किए, तो हमको एक बात तो समझ में आती है कि सबके अंदर जब वो जुनैनियाती कंडीशन में होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में होता है, तो वहां पर गिल स्लिट्स मौजूद होती है। लेकिन ये गिल स्लिट्स आगे चल के सिर्फ फिशेस के अंदर ही काम करती है। जब फिश अडल्ट भी हो जाएंगे तब ये गिल स्लिट्स उसके बॉडी में होंगी और वो काम करते रहेंगे। लेकिन ये गिल स्लिट्स की अगर बात हम ह्यूमन के अंदर करें या चिकन्स के अंदर करें या टॉर्टाइस के अंदर करें, तो ये गिल स्लिट्स उनके अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल मतलब ऐसा ऑर्गन जो मौजूद है लेकिन उसका कोई काम वहां पर नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने इस तरह का जुनैनियाती सबूत दिया। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये देखिए, ये अर्ली एम्ब्रियो है, उसके बाद मिड स्टेज एम्ब्रियो है, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो या फीटस है। यहाँ पर देखिए ये फिश है, ये सैलामेंडर्स है, टॉर्टॉइस है, चिकन है और ह्यूमन है। अगर हम ये बात करें कि गिल स्लिट्स, तो गिल स्लिट्स और दुम यहाँ पर फिशेस में भी मौजूद है, सैलामेंडर्स में भी है, टॉर्टॉइस में भी है, चिकन में भी है और ह्यूमन में भी है। बट ये कब कौन सी कंडीशन में, ये सिर्फ अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। मिड स्टेज में देखेंगे अगर आप, तो आपको फिशेस के अंदर ये देखने को मिलेगा, और उसके बाद सैलामेंडर्स में देखने को मिलेगा, और उसके बाद ये बाकी धीरे 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 ह्यूमन और चिकन और टॉर्टॉइस में गायब हो जाएगा। लेकिन जब फीटस कंडीशन होंगी, जब मैच्योर एम्ब्रियो कंडीशन होंगी, या जब वो बालिग होंगे, तो इन सैलामेंडर से लेकर ह्यूमन, इन सारे जानदारों के अंदर ये गिल स्लिट्स क्या हो जाएंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन बन जाएंगे, मतलब इनका कोई वहां पर काम नहीं होगा। उसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो ये किसमें होगा, फिशेस के अंदर होगा। इससे उन्होंने क्या लगाया, इससे उन्होंने लगाया कि जितने भी जानदार होते हैं, अगर उनका डेवलपमेंट की बात करें तो वो एक दूसरे से लिंक थे, उनके अंदर सिमिलैरिटीज थी। लेकिन जैसा जैसा इन्वायरमेंट, जैसा जैसा माहौल चेंज हुआ, जिस माहौल के अंदर वो रहते थे और उस ऑर्गन का वो अगर इस्तेमाल करते तो वो बाकी रहा, अगर वो उसका इस्तेमाल नहीं करते तो वो उनके अंदर से निकल गया या वो वेस्टिजियल हो गया। तो इस तरह से उन्होंने इस बात का सबूत एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज के जरिए उन्होंने इवोल्यूशन को साबित करने की क्या की, कोशिश की। बहरहाल कार्ल अर्नेस्ट वॉन वियर, ये एक और साइंटिस्ट है, कार्ल अर्नेस्ट वॉन वेयर के जरिए की गई तहकीकात की बुनियाद पर इस नजरिए को बाद में क्या कर दिया गया, नामंजूर कर दिया गया, और इसने ये ख्याल जाहिर किया कि जुनैन कभी भी दिगर जानवरों के बालिग मराहल से नहीं गुजरते। और उन्होंने कहा कि जितने भी बालिग दूसरे जानदार हैं, तो उनके अंदर जुनैन कभी भी दिगर जानवरों के और दूसरे जितने भी जानदार हैं उनके बालिग मराहल से नहीं गुजरते। वहां पर ये स्टेजेस वहां पर या बालिग मरहले वहां देखने को नहीं मिलते। जैसा हम ये कहते हैं कि जैसा हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट में फर्क क्या है, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा हुआ है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ये होता है कि जो एक
एक कंडीशन होती है कि उसमें लार्वल होता है, फिर उसके बाद उसके अंदर और अगर मॉर्फोजेनेसिस होता है, अगेन डेवलपमेंट होता है और वो अडल्ट कंसिडर होता है। और डायरेक्ट डेवलपमेंट में ये होता है कि उसका यंगस्टर और उसका अडल्ट दोनों भी एक जैसे होते हैं, उनके अंदर कोई अलग अलग तब्दीलियां या मॉर्फोजेनेसिस हमको देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर बहुत बेसिक कंसेप्ट है। तो अर्नेस्ट हेगले के इस कंसेप्ट को कार्ल अर्नेस्ट वॉन बोयर ने रिजेक्ट कर दिया, नामंजूर कर दिया, बट किसी लेवल पे इसको भी इवोल्यूशन के सबूत में कंसिडर किया जाता है, समझा जाता है। तो ये दो एविडेंसेस थे, इन एविडेंसेस को समझने की कोशिश करिए। इनके ऊपर अगर आपको कोई और सवालात है तो आप वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह बाकी के दो सबूत के और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे।